लदू वाली अल वली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली या अबल हसन मौलाए ज़मन सुल्तान सुखन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-गदीर चैनल की जानिब से रज़ा मूसी और इसरार हुसैन साहब के सवालात के जवाबात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। मुमिनीन कराम, हम रोज़मर्रा मसाइल में देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम सब का बैंक के साथ ताल्लुक़ होता है। बाद औक़ात हम पैसे जमा करवाते हैं, बाद औक़ात हम लोन लेते हैं, बाद औक़ात गाड़ी वगैरह किस्तों पर लेनी पड़ती है। तो इन तमाम हालात में मुमिनीन कराम बाद औक़ात परेशान होते हैं कि कौन सा, और इन बातों पे परेशान होना भी चाहिए, पर किस बैंक में पैसे जमा करवाने चाहिए, किस बैंक से कर्जा लेना चाहिए, अगर मुनाफा मिला है तो किस बैंक से लेना जायज़ है या किस बैंक से लेना नाजायज़ है। तो ये जदीद किस्म के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालात के जवाबात आसान और अच्छे अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में पेश किए जाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बेटा, सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब, आज की नशिस्त का पहला सवाल है कि सूद क्या होता है और किससे सूद लेना जायज़ है। पैसे के बदले में पैसे का इजाफा करके वापस लेना या वापस देना सूद कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 10,000 रुपये दिया है, आपने 2 महीने इस्तेमाल किया, मैं आपके साथ ये मुआहदा कर लेता हूँ, आप भी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 2 महीने के बाद मैं 10 के बदले 13,000 आपको दूंगा। क्योंकि आपने पैसे लिए हैं 10,000 और 3,000 उसमें मिलाकर मुझे वापस किए हैं, तो पैसे के बदले में जो इजाफी पैसे समेत मुझे पैसे मिल रहे हैं वो सूद शुमार होगा। मुसलमान का मुसलमान से सूद लेना या सूद देना हर हालत में हराम है। हाँ, अलबत्ता फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में किसी काफिर से सूद लेना जायज़ है और उसको सूद देना नाजायज़ है। जी आगा साहब, इस वक्त पाकिस्तान में बैंकों की कितनी अक़साम हैं। पूरी दुनिया में बिलखसूस बरसगीर पाक व हिंद में या पाकिस्तान में, जैसा आपका सवाल है, बैंकों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 वो बैंक हैं जो कि प्योर सरकारी हैं। जैसे पाकिस्तान में मैं मिसाल दे दूं ताकि आसान हो जाए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सूबों में बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ खैबर है, बैंक ऑफ सिंध है या बैंक ऑफ बलूचिस्तान है। ये तमाम बैंक सरकारी बैंक कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म बैंकों की ऐसी है जो मुश्तरक कहलाते हैं, यानी सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का होता है और कुछ हिस्सा प्राइवेट लोगों का होता है। ऐसे बैंकों को हम मुश्तरक बैंक कहते हैं। और तीसरी किस्म वो है जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता और वो प्राइवेट बैंक होते हैं, उसके ऑनर अपने होते हैं। जैसे आजकल MCB है जिसका मालिक मियां मंशा वगैरह है। तो ये सभी बैंक जो है, इस तरह के जो बैंक होते हैं, वो प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। जी आगा साहब, हम किस नीयत से बैंक में पैसे रखें कि उसका मुनाफा हमारे लिए जायज़ हो। बहुत ही अहम तरीन सवाल है। अगर आप जा रहे हैं किसी बैंक में, आप जाते हैं और वो आपको कहते हैं फलां पे इतना मुनाफा है, फलां पे इतना मुनाफा है, फलां पे इतना मुनाफा है। अगर आप मुनाफा की नीयत से फिक्स करके पैसे रखेंगे किसी भी मुसलमान बैंक में, तो वो मुनाफा आपके लिए जायज़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर मैं एक बात करता रहूँ, अगर किसी काफिर बैंक में, यानी बंदा बाहर काम कर रहा है, मुसलमानों का वो बैंक नहीं है, उसमें आप अगर फिक्स पैसे, फिक्स मुनाफे की नीयत से भी पैसे रखेंगे तो वो मुनाफा लेना आपका जायज़ होगा। मसलन मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपये मैंने जमा करवाया, ये 3 साल के लिए आपके पास है और इस पर मंथली मुझे इतना मुनाफा देना है। अगर सामने काफिर बैंक है, यानी गैर मुस्लिम मुल्क में आए या उसका मालिक कोई काफिर है, तो उससे फिक्स हिसाब से मुनाफा लेना जायज़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में चले गए हैं, कोई मुसलमान का बैंक है,
तो वहां पर आपको मुनाफा की शरह फिक्स करना जायज नहीं है। आप इसी तरह कह दें कि मैं आ गया हूं, कुछ अच्छा सा अकाउंट खोल दें, वो अकाउंट खोल देंगे और 6 महीने बाई एनुअल हमेशा मेरा ख्याल मुनाफा आता है। जितना भी मुनाफा आ गया है, क्योंकि आपने उसे फिक्स नहीं किया था, वो मुनाफा आप पर जायद होगा। और थोड़ा सा ये सवाल भी लंबा हो गया है कि अगर वो मुनाफा आप सरकारी इदारे से ले रहे हैं, सरकारी बैंक से ले रहे हैं, तो जितना मुनाफा आपको मिला है उसमें से आधा आपका है, आधे को गुरबा फुकरा में सदका की सूरत में आपको तकसीम करना होगा, तो फिर वो मुनाफा आपके लिए जायज होगा। नंबर 2, अगर वो मुनाफा आपको मुश्तरक बैंक से मिला है, उसमें से आप उसकी रेशो ये है कि आधा हिस्सा गवर्नमेंट का है और आधा हिस्सा किसी प्राइवेट बंदे का है, तो जो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, मैं मिसाल देता हूँ, 50,000 रुपया आपको मुनाफा मिला, समझ आ रही है ना? जी सर। 50,000 रुपया आपको मुनाफा मिला है, उसमें 25,000 आपको गवर्नमेंट दे रही है और 25,000 वाला हिस्सा किसी प्राइवेट बंदे का बनता है। तो जो 25,000 है उसमें से 12,500 आपके लिए जायज है और 12,500 आप फुकरा गुरबा में सदका के तौर पर तकसीम करेंगे। और जो प्राइवेट का हिस्सा है 25,000 वाला, वो आपके लिए सारे का सारा जायज होगा। यानी 25,000 में से गालबन 37,500 रुपये बनता है, वो आपका हिस्सा होगा और 12,500 जो है वो गुरबा मसाकिन का हिस्सा होगा, जिसमें आपको तकसीम करना ज़रूरी होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मुनाफा आपके लिए जायज होगा। अब तीसरी शक्ल ये आ गई है कि अगर किसी आप प्राइवेट बैंक से मुनाफा ले रहे हैं, तो वो सारे का सारा मुनाफा आपके लिए जायज होगा, उसे तकसीम करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी अगर सब किसी मुश्तरक बैंक में सरकार और प्राइवेट अशखास की सही रेशो का पता नहीं, तो हम किस तरह रेशो का अंदाज़ा लगाएं? वैसे तो आमतौर पर ये उनकी वेबसाइट पे होता है, भाई इतना हिस्सा बैंक का है, प्राइवेट बंदे का है, इतना शेयर फलां का, इतना फलां का, इतना गवर्नमेंट का शेयर है। लेकिन क्योंकि आम बंदे को, आम इंसान को पता नहीं होता, डिटेल का उनको अगर पता नहीं होगा, तो आप उसे 50-50 समझ कर भी उसमें पैसे रख भी सकते हैं, मुनाफा भी ले सकते हैं और मुनाफे को आप तकसीम भी कर सकते हैं। जी अगर सब कौन से बैंक में फिक्स मुनाफा पर पैसे जमा करवाना दुरुस्त है? जैसे कि मैं पहले गुजारिश कर गया हूं, सिर्फ और सिर्फ काफिर बैंक में, वो बैंक काफिरों का हो या उसका मालिक काफिर हो, तो वहां पर आप फिक्स पैसे वगैरह फिक्स कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे आप उससे वापसी रिटर्न जब मुनाफा वगैरह ले सकते हैं और इस तरह का आपका मुनाफा लेना जायज़ है और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि किसी भी मुसलमान बैंक में आप पैसे फिक्स अगर करवाएंगे और फिक्स रेशो से आपको मुनाफा मिलेगा, तो वो मुनाफा आपके लिए जायज़ नहीं होगा, बल्कि आप हराम ले रहे होंगे। जी अगर सब किस बैंक से कर्जा लेना जायज़ है और कर्जा लेते वक्त नीयत क्या होनी चाहिए? बहुत ही अहम तरीन सवाल है। पहले बात हम करते रहे हैं पैसे जमा करवाने की, अब उसके साथ साथ हमें कर्जा भी लेना होता है। तो जिस तरह मैंने 3 अकसाम बता दी हैं, इसी तरह वो 3 अकसाम ही से हमने कर्जा लेना होता है। पहला नंबर है सरकारी बैंक का। अगर आप सरकारी बैंक में गए हैं, वहां पे आपने कर्जा वगैरह अप्लाई किया है, तो आपकी नीयत ये ना हो कि मैं कर्जा ले रहा हूं, बल्कि ये कहें जो सरकारी बैंक वगैरह होते हैं उनका मालिक कोई एक नहीं होता, वो सरकार का पैसा होता है और उसका मालिक जो होता है वो वक्त का इमाम होता है। और वक्त के इमाम की गैर मौजूदगी में जामिर शरअ मुत्तहिद जो होते हैं उनको इख्तियार हासिल होता है। वो मालिक होते हैं और उन्होंने अपने मुक्तदियों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो उससे कर्जा ले सकते हैं। लेकिन इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, आपने नीयत ये नहीं करनी कि मैं कर्जा ले रहा हूं और इतना सूद लेकर वापस करूंगा। आपने ये नियत करनी है क्योंकि ये सरकार का पैसा है और हमें अख्तियार है कि हम उसे इस्तेमाल करें, हम इसे उठाकर इस्तेमाल करेंगे। जब सरकार वापस मांगेगी
तो जबरन अगर हम नहीं देंगे तो वो हम पर केस करेगी, परेशान करेंगे, उसे आप इस्तेमाल करते रहेंगे। जब वो कुछ पैसे ज्यादा लेकर वापस आपसे मांगेगी तो आप उस वक्त भी यही नियत करेंगे कि क्योंकि ये जबरन ले रहे हैं और हमें देना जरूरी है, इस तरह आप उसे रिटर्न करेंगे। तो इस लिहाज से आपका कर्जा लेना भी जायज़ होगा और कर्जा वापस करना भी जायज़ हो जाएगा। जी आगा साहब, क्या हम किसी बैंक से गाड़ी, घर, प्लाट वगैरह ले सकते हैं? पहले सवाल का जवाब की समझ आ गई है ना? जी बिल्कुल सर। थोड़ा सा दकीक मसला है, मोमिन से अपील है पे एक दफ़ा अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा चलाकर समझा जा सकता है। जी फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे मैसेज में आप हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जदीद मसाइल है, हर बंदा इसे नहीं जानता, लिहाजा थोड़ी सी हो सकता है आपके लिए पेचीदगी भी पैदा हो रही होगी। तो क्या सवाल किया आपने अगला? जी, कि क्या हम किसी बैंक से गाड़ी, घर, प्लाट वगैरह ले सकते हैं? फ़िक़्ह जाफिया में किसी भी बैंक से आप गाड़ी, घर, प्लाट वगैरह ले सकते हैं, उसमें उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ। अमूमन हम काश्तकार लोग देहात के रहने वाले हैं, लोग ज़मीन प्लाट करा के बैंक से ट्रैक्टर वगैरह लेते हैं और ट्रैक्टर बैंक ही मंगवा कर देता है और कर्जा लेने वाले को बैंक ही चाबी देता है। उसी कीमत पर बैंक उसे दे देता है, क्योंकि वो उससे फायदा उठा रहा होता है। कुछ अर्सा बाद इजाफी कीमत वापस करता है, क्योंकि पैसे के बदले में वो पैसा नहीं दे रहा, चाहे वो किस्तों पर आए या यकमुश्त है, वो एक चीज ले गया है, उसके बदले में वो आपको पैसे दे रहा है। तो इस तरह उसका कर्जा लेना, बैंक का कर्जा वापस लेना सूद में शुमार नहीं होगा। और फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में चीज़ का लेना, उसके बदले पैसा देना जायज़ है और ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं आए। जी आगा साहब, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि क्या किस्तों पर गाड़ी, ट्रैक्टर, फ्रिज वगैरह लेना जायज़ है? ये वही उसी से सवाल मिलता जुलता है, किस्तों पर किस्त, क्योंकि आपने वापसी में थोड़े थोड़े करके पैसे लेने हैं और दिए आपने पैसे नहीं है बल्कि सामान दिया है। जी, तो वो आप चाहे दुकान से ले रहे हैं, किसी बैंक वगैरह से ले रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर एक और बात का मैं इजाफा कर दूँ, बैंक जो है आजकल खसूसन वज़ीर आज़म लोन स्कीम में बने बनाए अगर घर दे रहे हैं, आपको चाबी मिल गया, आप उसमें रह गए हैं, किस्त आप वापस कर रहे हैं, तो आप यही नियत करेंगे कि क्योंकि हम अभी तक वो मकान हमारे नाम नहीं हुआ जी, तो हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो किराया की शेप में हुकूमत को दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं। जब टोटल कर्जा आपका उतर जाएगा और वो घर आपके नाम हो जाएगा तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप जब मालिक बने उसके बाद बैंक आपसे कोई डिमांड वगैरह कर रहा है तो वो उसकी डिमांड भी नाजायज़ है और आप जो कुछ भी देंगे तो वो आपके लिए भी जायज़ नहीं होगा। मोमिन कराम से आखिर में अपील है कि बंदा नचीत, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन रज़ा मुस्वी को अपने दुआओं में याद रखें और हमारी इन वीडियोज़ को न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों तक पहुँचाएँ बल्कि और मोमिन तक पहुँचाकर सवाब और कार खैर में हमारे साथ शरीक हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजा आले मुहम्मद। लदू वाली अल वाली इश्क़ फातिमा मुर्तज़ा वाली।